हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मनोज त्रिपाठी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। लगातार अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से आप जारी रखे हुए होंगे। तो चलिए, आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क। इसके बारे में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं जिनको हमें याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ का जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसको आपको लर्न ही करना है। इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। पूछा जाएगा ये कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर है, या ये किस जीव के लिए संरक्षण प्रदान करता है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। लेकिन सिस्टमेटिक यदि आप पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक यदि आप इनको सही तरीके से समझ लेंगे तो याद रखना भी आसान हो जाता है। आपको याद होगा कि राष्ट्र पार्क को हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था? राष्ट्र पार्क का हम लोगों ने जो टर्म यूज किया था वो यूज किया था जब जैव विविधता का संरक्षण करना था। क्या करना था? जब जैव विविधता का संरक्षण करना था। और मैंने आपको पढ़ाया था कि जैव विविधता का संरक्षण करने की दो विधियां हैं या दो तरीके होते हैं। जैव विविधता का संरक्षण करना है, जैव विविधता का संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में जीव को उसके प्राकृतिक वास स्थान पर ही संरक्षण प्रदान करने के कई तरीके थे, जिसमें कि एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र था, एक राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क था। तो उसी में से हम लोगों का एक टेक्निक जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोगों ने हेडिंग के रूप में रख रखा है, वो है नेशनल पार्क्स यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि राष्ट्रीय पार्क्स में जीव को कैसा संरक्षण दिया जा रहा है? स्वस्थानीय संरक्षण दिया जा रहा है। स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब है इन सीटू कंजर्वेशन। स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब है इंग्लिश में इन सीटू कंजर्वेशन। और आपने अच्छी तरीके से समझा था कि जब जीव को उसके प्राकृतिक वास स्थान पर ही संरक्षण प्रदान किया जाता है, जब जीव को उसके प्राकृतिक वास स्थान पर ही मानव की हस्तक्षेप से संरक्षण दिया जाता है, तो वहां पर हम लोग कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। और स्वस्थानीय संरक्षण को करने का एक तरीका क्या है? नेशनल पार्क बना देना, राष्ट्रीय उद्यान बना देना। राष्ट्रीय उद्यान में शिकार, चराई, बिनाई यानी कि जो पत्तों की बिनाई है, लकड़ियों की कटाई, बिनाई या उनको एकत्रित करना है, ये सब क्या कर दिया जाता है? रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। यानी कि वहां पर इन सब चीज़ों को पूर्णतः वर्जित कर दिया जाता है, पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो राष्ट्र पार्क ऐसे स्थान हैं, राष्ट्र पार्क ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जीवों को संरक्षण दिया जा रहा है। वहां पर ना तो शिकार हो सकता है, ना तो वहां पर लकड़ियों की कटाई हो सकती है, ना तो वहां पर लकड़ियां या फिर पत्तों या फिर औषधियों को एकत्रित किया जा सकता है। यानी कि सारी की सारी गतिविधियां वहां पर समाप्त होती हैं। ठीक है, तो नेशनल पार्क से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, इन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यदि पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले नेशनल पार्क कहाँ स्थापित किया गया था, तो एक आपको ईयर ध्यान रखना है, 1872। एक ईयर आपको ध्यान रखना है, 1872। 1872 में यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में एक नेशनल पार्क स्थापित किया गया, जो कि विश्व का पहला नेशनल पार्क बनता है। नाम होता है येलोस्टोन नेशनल पार्क। मैं यहाँ पर एनपी वर्ड यूज करूंगा, तो एनपी वर्ड आप समझ जाएंगे कि एनपी का मतलब क्या है। एनपी का मतलब है नेशनल पार्क। एनपी का मतलब क्या है? नेशनल पार्क। ठीक है, एनपी का मतलब है नेशनल पार्क। तो विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क 1872 में यूएसए में येलोस्टोन नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया। तो यहां पर लिखते हैं फर्स्ट नेशनल पार्क इन वर्ल्ड, फर्स्ट नेशनल पार्क इन वर्ल्ड। ठीक है ना, विश्व का पहला नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क इन वर्ल्ड, विश्व में पहला नेशनल पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क। कहाँ है? यूएसए में। येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही फेमस एक गीजर मिलता है, जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर। गीजर क्या होते हैं? गीजर होते हैं, आप सभी लोगों ने ठंडियों में गीजर का तो प्रयोग किया होगा। गीजर से क्या आता है? गीजर से गर्म जल आता है। तो यहाँ पर जो ओल्ड फेथफुल गीजर है, ये क्या है? ये प्राकृतिक गीजर है। प्राकृतिक गीजर का मतलब है समुद्र, जो पृथ्वी के अंदर से जल आता है, वो कैसे आता है? फोर्स के साथ गर्म जल आता है। तो इसको हम लोग कहते हैं ओल्ड फेथफुल गीजर, यानी कि गर्म जल का फव्वारा। तो याद रखिएगा कि ओल्ड फेथफुल गीजर की लोकेशन येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर है। और येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? यूएसए में है। 1872 में एस्टेब्लिश किया गया यह पार्क विश्व का पहला नेशनल पार्क बनता है। अब हम लोग बात करें भारत की, तो भारत में हम लोग आएंगे 1936 में, 1936 में हम लोग आएंगे। ईयर याद रखिएगा 1936। और 1936 में हम लोग पहुंचेंगे अपने बहुत ही एक सुंदर से स्टेट में, उत्तराखंड में। कहां पहुंचेंगे? उत्तराखंड में। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम ना समझिएगा, भारत की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। और यूके तो यहां पर उत्तराखंड हो जाएगा। यूके में हम लोग पहुंचेंगे नैनीताल, नैनीताल
नैनीताल पहुंचेंगे और नैनीताल में एक पार्क स्थापित किया जाएगा जिसका उस समय नाम क्या रखा गया था, उस समय नाम रखा गया था हैली नेशनल पार्क। क्या नाम रखा गया था? हैली नेशनल पार्क। लेकिन काफी लंबे समय तक उसका नाम क्या चला? काफी लंबे समय तक उसका नाम चलता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या नाम चलता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क चलता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को आप क्या कहेंगे? भारत का पहला नेशनल पार्क, जो कहाँ है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में। कब इसकी स्थापना हुई? 1936 में। कब इसकी स्थापना होती है? 1936 में। तो यहां पर मैं इसको लिखूंगा फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, भारत का पहला नेशनल पार्क। फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, भारत में पहला नेशनल पार्क कौन सा होता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होता है। जब इसको स्थापित किया गया था, जब इसकी स्थापना हुई थी, तो इसका नाम था, यानी कि हम कह सकते हैं प्रारंभ में, इनिशियली इसको किस नाम से जानते थे? प्रारंभ में इसका क्या नाम था? प्रारंभ में इसका क्या नाम था? प्रारंभ में इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क। ये जो हैली है, ये कौन है? ये हैली उस समय यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे, तो हैली नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? हैली नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया। अभी क्या है? अभी क्या है? ठीक है ना, अभी इसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर वर्तमान में इसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है इसका वर्तमान में? रामगंगा नेशनल पार्क। तो रामगंगा क्यों है इसका नेशनल पार्क? क्योंकि गंगा की एक सहायक नदी है रामगंगा, जो कि यहाँ से होकर बहती है। तो वर्तमान में नाम क्या है? रामगंगा। तो आपसे पूछ सकता है कि किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है? तो कोई दूसरा नहीं है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क उत्तराखंड में, उस समय यूपी रहा करता होगा, उस समय सेंट्रल प्रोविंस रहा करता, लेकिन अभी के लिए आप उत्तराखंड कहेंगे। 1936 में उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थापित किया गया। उस समय इसका नाम हैली नेशनल पार्क, और वर्तमान में इसका नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क है। यहां पर हम लोग बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी होकर बहती है? यहां से रामगंगा नदी होकर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? रामगंगा नदी प्रवाहित होगी, है ना। यहां से कौन सी नदी होकर जाती है? रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। और आपको जानकारी रखनी चाहिए कि रामगंगा किसकी सहायक नदी है? तो आप कहेंगे गंगा की ट्राइब्यूटरी है, गंगा की सहायक नदी है, और ये गंगा से मिलेगी। क्योंकि सहायक का मतलब क्या होता है? गंगा, यदि किसी भी नदी की सहायक नदी की बात की जाए तो सहायक नदी मुख्य नदी में समाप्त होती है। तो गंगा की सहायक नदी है, और ये कन्नौज के निकट, आप जानते हैं यूपी में जगह पड़ेगी कन्नौज, कन्नौज के निकट ये कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है, कन्नौज के निकट गंगा में समाप्त हो जाएगी। कन्नौज के निकट गंगा में समाप्त, है ना, गंगा में क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई है, गंगा में क्या हो जाएगी? ये समाप्त हो जाएगी, इसलिए गंगा की सहायक नदी है। और पूछ लिया जाता है कन्नौज किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? कन्नौज ये एंशियंट टाइम में बहुत ज्यादा फेमस, एंशियंट और मिडिवल टाइम में बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी सिटी कन्नौज, है ना। और कन्नौज किस नदी किनारे बसा हुआ शहर है? रामगंगा नदी किनारे बसा हुआ शहर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से आपको एक और बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से 1973 में, और पूरी की पूरी डेट याद रखेंगे तो 1 अप्रैल 1973, यानी कि 1 अप्रैल 1973 में यहां से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है, प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ होता है। एक नंबर का क्वेश्चन ये पक्का हो गया कि प्रोजेक्ट टाइगर, या फिर आप कह सकते हैं बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1 अप्रैल 1973 में होती है। कहां से होती है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड का नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट, जो कि पहला नेशनल पार्क। अच्छा, जब ये यहां से शुरुआत होगी टाइगर प्रोजेक्ट की, या प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होगी, तो ये क्या बन जाता है? ये फर्स्ट टाइगर रिजर्व बन जाता है। ये क्या बन जाता है? फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। भारत में पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र का नाम क्या होगा? भारत में पहला ही बाघ संरक्षित क्षेत्र का नाम होगा, फर्स्ट टाइगर रिजर्व का नाम क्या होगा? फर्स्ट टाइगर रिजर्व का नाम होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या होगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्लियर है? बोलिए, क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? फर्स्ट टाइगर रिजर्व हो जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, अब भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो देखिए यहां पर सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि सबसे अधिक नेशनल पार्क, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला जो स्टेट है वो है एमपी।
कौन सा है? एमपी। यहां पर एक बनेगा स्टेट यानी कि राज्य। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है, किस राज्य में है? तो एक ये बनेगा, और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी के लिए आपको भी आंसर करना होगा। यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या हो जाएगा? यूनियन टेरिटरी का मतलब हो जाएगा केंद्र शासित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। गॉट इट? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित राज्य। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग राज्य की बात करते हैं तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर? सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला जो राज्य है वो कौन सा है? एमपी है। और यूनियन टेरिटरी की बात करें यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो जाता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो जाता है। ठीक है। अब यहां पर यदि आपसे पूछा जाए कि लेटेस्ट यानी कि नवीनतम, इंग्लिश में बोलते हैं लेटेस्ट और हिंदी में बोलते हैं नवीनतम, नवीनतम नेशनल पार्क किसे बनाया गया, यानी कि जो सबसे नया नया है अभी 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 जिसका नाम लिखा गया है नेशनल पार्क में, वो कौन सा है? तो नवीनतम या लेटेस्ट नेशनल पार्क है देहिंग पटकाई। क्या नाम है? देहिंग पटकाई नाम है। नवीनतम यानी कि लेटेस्ट नेशनल पार्क का नाम है देहिंग, देहिंग है ना, देहिंग पटकाई। और पटकाई नाम तो आपने सुना होगा, पटकाई बूम नाम आपने सुना होगा। तो पटकाई बूम तो अरुणाचल प्रदेश में है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, इसकी लोकेशन है असम में। कहां पर है? असम में है। तो बेटा असम में भी बहुत से नेशनल पार्क हो गए हैं, असम में इसकी लोकेशन है। और ये किसको संरक्षण देता है या किसके लिए फेमस है? तो असम में स्थित देहिंग पटकाई ये नया नया नेशनल पार्क है। और ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस है किसके लिए? हाथियों के संरक्षण के लिए। यहां पर किसको संरक्षण दिया गया है? हाथियों का संरक्षण। यहां पर किसको संरक्षण दिया गया है? हाथियों का संरक्षण है। यहां पर हाथियों को क्या किया गया है? संरक्षण दिया गया है। तो एलिफेंट रिजर्व भी हो जाता है, ठीक है ना, एलिफेंट रिजर्व भी हो जाता है। इससे पहले एक बनाया गया था कूनो। इससे पहले क्या बनाया गया था? देहिंग पटकाई से पहले बनाया गया था कूनो राष्ट्रीय उद्यान, तो उसको भी समझ लीजिएगा। कूनो की बात करें, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क है ना, कूनो नेशनल पार्क, इसकी लोकेशन कहां पर है? तो कूनो नेशनल पार्क की लोकेशन है कहां पर? इसकी लोकेशन है मध्य प्रदेश में। इसकी लोकेशन कहां पर है? मध्य प्रदेश में। एक आपने नाम सुना होगा एशियाई सिंहों का घर, यानी कि होम ऑफ एशियाटिक लायंस, या फिर हम लोग बोलते हैं एशियाई सिंहों का प्राकृतिक आवास। एशियाई सिंह भारत में कहां मिलते हैं? तो है गिर नेशनल पार्क या गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है। तो जब वहां पर संख्या बढ़ी, जब वहां पर एशियाई सिंहों की संख्या बढ़ी, सिंह यानी कि लायन, या दूसरा आप बोलेंगे टाइगर यानी कि वाघ, जब इनका आप क्षेत्र देखते हैं तो एक एक सिंह का या एक एक टाइगर का जो क्षेत्र होता है बहुत ज्यादा होता है। जब क्षेत्र तो आप बढ़ा नहीं पाए, गिर का जो क्षेत्र था वही रहा, वहां पर सिंहों की संख्या बढ़ गई। जब संख्या बढ़ गई तो उनका क्षेत्र बढ़ना चाहिए ना। जब क्षेत्र बढ़ेगा नहीं तो क्या करेंगे? वो आपस में अपने क्षेत्र के अधिकार को प्राप्त करने के लिए लड़ाई करेंगे, जिससे कि जीवों की क्या हो सकती है? क्षति हो सकती है। तो हम जीवों को बढ़ाना चाह रहे हैं और जीवों की क्षति होगी तो उल्टा हो जाएगा ना। तो क्या किया गया? ऐसी जगह को ढूंढने का प्रयास किया गया, ऐसी जगह को चिन्हित करने का प्रयास किया गया जहां पर वैसे ही वायुमंडलीय दशाएं मिल रही हो, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मिल रही हो, वैसे ही सारी चीजें मिल रही हो जैसे कि एशियाई सिंह जहां मिल रहे थे, यानी कि मिल रही थी वैसे ही मिल रही हो। तो ऐसी जगह को चिन्हित किया गया। पहले कूनो क्या हुआ करता था? पहले कूनो हुआ करता था वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या हुआ करता था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था। लेकिन जब एशियाई सिंहों को हमें क्या करना हुआ? पुनर्वास देना हुआ, उनको हमको दूसरी जगह पर स्थापित करना हुआ। तो क्या किया गया? उनके लिए कूनो को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। तो कूनो नेशनल पार्क ये भी देहिंग पटकाई से पहले नेशनल पार्क बनाया गया था। और यहां पर क्या किया गया है? एशियाई सिंहों को बसाया गया है, एशियाई सिंहों का पुनर्वास किया गया है, एशियाई सिंहों का पुनर्वास, ठीक है ना, एशियाई सिंहों का पुनर्वास किया गया है, यानी कि दूसरी जगह पर ले जाकर इनको बसाया गया है। समझ गए हैं ना? एशियाई सिंहों को पुनर्वास दिया गया है, कहां पर? कूनो में दिया गया है। ठीक है, ये हो जाता है आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर भारत में जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उसकी बात करते हैं। सबसे बड़ा नेशनल पार्क
भारत में सबसे बड़ा नेशनल पार्क का नाम क्या होगा? यदि सबसे बड़ा होगा तो फिर सबसे छोटा ही बताना पड़ेगा। तो दोनों चीजों को हम लोग ध्यान से आंसर कर लेते हैं और इनको याद रखते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे तो गलत नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ा नेशनल पार्क, आपके जो एग्जाम है वहां पर फैक्ट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। जितना फैक्ट आप लोग तैयार करते रहेंगे, जितना याद रखेंगे, उतना ही एग्जाम में आसानी होगी आपको नंबर गेन करने में। सबसे बड़ा नेशनल पार्क पूछा जाता है तो नाम आता है हेमिस का। किसका नाम आता है? हेमिस नेशनल पार्क। और जो हेमिस नेशनल पार्क है, इसकी लोकेशन की बात की जाए तो पहले ये J&K यानी कि जम्मू एवं कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, दो केंद्र शासित राज्यों में डिवाइड किया गया, उसको बांटा गया, तो फिर इसकी लोकेशन कहां हो गई है? इसकी लोकेशन हो गई है कहां पर? लद्दाख में। इसकी लोकेशन कहां पर हो गई है? लद्दाख में हो गई है। इसकी लोकेशन कहां पर हो गई है? लद्दाख में हो गई है, ठीक है ना। तो हेमिस है ना, क्या याद रहेगा? हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क ये कहां पर है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? ये है आपका लद्दाख में। कहां पर है? लद्दाख में। लद्दाख क्या हो गया है? लद्दाख के बारे में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, पहले लद्दाख तो जम्मू कश्मीर का भाग हुआ करता था, जम्मू कश्मीर का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब तो यूनियन टेरिटरी हो गया। तो लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं लार्जेस्ट यूटी। लार्जेस्ट यूटी का मतलब हो जाएगा यूनियन टेरिटरी। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी एरिया वाइज, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या होगा? यूनियन टेरिटरी लद्दाख होगा। जबकि पहले सबसे बड़ा हुआ करता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क। अच्छा, हेमिस नेशनल पार्क के बारे में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये सबसे बड़ा भी है और यही सबसे ऊंचा भी है। तो हम कह सकते हैं सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, सर्वाधिक ऊंचाई रखने वाला नेशनल पार्क, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, ठीक है ना, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क, याद रहेगा। अब सबसे छोटे की बात कर ली जाए, किसकी बात कर ली जाए? सबसे छोटा नेशनल पार्क। तो यहां पर हम लिखते हैं सबसे छोटा नेशनल पार्क, सबसे छोटा एनपी, सबसे छोटा एनपी, सबसे छोटा नेशनल पार्क, ये कौन सा होगा? तो जब आप पढ़ते हैं नेशनल पार्क को तो उनमें एक नेशनल पार्क का नाम आता है जिसको बोलते हैं बटन। क्या बोलते हैं? बटन। तो जब भी आपको बटन नाम का नेशनल पार्क बताना होगा तो आप बटन नाम के नेशनल पार्क को हमेशा बताएंगे कि कहां पर है। ये है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। बटन नाम के 3 नेशनल पार्क हैं, एक है नॉर्थ बटन, दूसरा है मिडिल बटन और तीसरा है साउथ बटन। इनमें से जो साउथ बटन है ये सबसे छोटा नेशनल पार्क हो जाता है। तो साउथ को आप साउथ ही लिखिएगा, इसकी भी हिंदी मत बना दीजिएगा, साउथ बटन है ना, साउथ बटन नेशनल पार्क। ये साउथ बटन नेशनल पार्क सबसे छोटा नेशनल पार्क हो जाता है, जिसकी लोकेशन आप बताएंगे कहां पर है, जिसकी लोकेशन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। कहां पर है? अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है, ठीक है ना। और अभी आपने अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में ये पढ़ा था कि अंडमान निकोबार आइलैंड सबसे अधिक नेशनल पार्क रखने वाला यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अब हम लोग कुछ बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों को याद रखनी है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि यदि आपसे ये पूछा जाए एशियाई सिंहों का घर किसे कहते हैं, एशियाई सिंहों का नेटिव प्लेस कौन सा है, एशियाई सिंह आपको प्राकृतिक रूप से कहाँ मिलेंगे? आप बोलेंगे होम्स ऑफ एशियाटिक लाइन्स, होम्स ऑफ एशियाटिक लाइन्स, ठीक है ना। इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा, होम्स ऑफ एशियाटिक लाइन्स। तो एशियाटिक लाइन्स का जो घर है वो कहाँ है? वो है गिर नेशनल पार्क में। कहाँ पर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान में है, गिर नेशनल पार्क में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान या गिर नेशनल पार्क, इसकी लोकेशन है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई सिंह प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, प्राकृतिक आवास में मिलते हैं। तो होम्स ऑफ एशियाटिक लाइन क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है। ये वाली बात हो गई। इसके बाद नाम आता है सफेद बाघों का घर। पहले तो आप एक और बाघ से पहले एक बंगाल बाघ समझ लीजिएगा, बंगाल टाइगर। बाघ को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइगर बोलते हैं। तो बंगाल टाइगर बोले या फिर हम लोग बोलेंगे रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर की घर की बात करेंगे तो भाई ये तो सभी को पता है कि रॉयल बंगाल टाइगर या बंगाल टाइगर तो बंगाल में ही मिलेगा, तभी तो बंगाल नाम है इसका, तभी तो बंगाल टाइगर नाम है। तो बंगाल टाइगर का जो घर है ये कहाँ पर बोला जाएगा? ये पश्चिम बंगाल में बोला जाएगा। तो मैं WB लिख रहा हूँ, वेस्ट बंगाल, समझ जाएंगे ना, पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर आपको मिलेगा बंगाल टाइगर,
ठीक है। बंगाल टाइगर के बाद अब हम लोग बोलेंगे सफेद बाघों का, यानी कि व्हाइट टाइगर्स आपको कहाँ मिलेंगे। व्हाइट टाइगर्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, व्हाइट टाइगर्स की बात करेंगे तो होम ऑफ व्हाइट टाइगर्स, या फिर हम लोग बोलेंगे सफेद बाघों का घर। किसको बोलेंगे, सफेद बाघों का घर। सफेद बाघों का घर, सफेद बाघों के घर की बात करें तो सफेद बाघों का घर कहाँ है, ये है आपको एमपी मिलेगा बांधवगढ़। कहाँ पर, बांधवगढ़। ये सब आपको नेशनल पार्क अभी से थोड़े थोड़े याद भी कर लेने हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, अभी तो मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा नेशनल पार्क को याद रखने का, क्योंकि नेशनल पार्क यदि आ जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि हमने पढ़ा और एक नंबर हमसे मिस हो गया। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की लोकेशन कहाँ है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, जो कि सफेद बाघों का घर कहलाता है। सफेद बाघों के लिए जाना जाता है, व्हाइट टाइगर्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग तितलियों का घर। किसकी बात करते हैं, तितलियों का घर, यानी कि तितलियां नेटिव रूप से कहां मिलेंगी। वैसे तितलियां तो बहुत जगह मिलेंगी, लेकिन ऐसा ऐसा नेशनल पार्क जो तितलियों के लिए ही जाना जाता हो, जहां पर तितलियों की बहुत अधिक प्रजातियां मिलती हो, तो तितलियों का घर, बटरफ्लाई का होम किसे कहते हैं, ये कहते हैं हम लोग बन्नेर घाटा को। किसे कहते हैं, बन्नेर घाटा को या बन्नेर घट्टा, है ना। और बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क कहाँ है, ये है आपका, ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर, कर्नाटका में। कहाँ पर है, कर्नाटका में। गॉट इट, कर्नाटका में है। ये हो गया। इसके बाद आपको ध्यान रखना है सिंगपुच्छी मेकॉक का घर। किसका घर, सिंगपुच्छी। सिंगपुच्छी का मतलब है लाइन टेल्ड। सिंगपुच्छी मेकॉक का घर किसे कहते हैं, सिंगपुच्छी मेकॉक का घर, ठीक है ना। सिंगपुच्छी मेकॉक का घर किसे कहेंगे, तो सिंगपुच्छी मेकॉक का घर बोला जाता है इराविकुलम नेशनल पार्क को। इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये सब आपको याद रखने हैं, ऐसे ही जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ऐसे ही आपको कंठस्थ रखने हैं। इराविकुलम, इराविकुलम नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, तो इराविकुलम नेशनल पार्क है केरला में। कहाँ पर है, केरला में। इराविकुलम नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, केरल में है। कहाँ पर है, केरल में। एक ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा, इसके बाद आता है आपका कश्मीरी स्टैग। कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी स्टैग को हम लोग बोलते हैं हांगुल। कश्मीरी स्टैग को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हांगुल बोलते हैं। कश्मीरी स्टैग का घर किसे बोला जाता है, कश्मीरी स्टैग का घर, यानी कि हांगुल का घर किसे बोलते हैं, हांगुल का घर। कश्मीरी स्टैग का घर किसे बोलते हैं, तो कश्मीरी स्टैग का घर बोला जाता है किसको, ये बोला जाता है दाची गांव को या दाची ग्राम को। किसे बोलते हैं, दाची ग्राम या दाची गांव बोलते हैं। ये दाची गांव नेशनल पार्क या दाची ग्राम है कहाँ पर, ये पर है आपका JNK में, जम्मू एवं कश्मीर में है। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं, इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब आता है बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा सा आता है, साइबेरियन सारस भारत में कहाँ देखने को मिलता है। देखिए सारस जो है, जिसको आप क्रेन भी बोलते हैं, ये उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। लेकिन साइबेरिया से आने वाला सारस पूछ रहे हैं। साइबेरिया, साइबेरिया रूस का पार्ट जो कि टैगा टुंडा प्रदेश में पड़ता है, वहां से कोई आ रहा है आपके यहाँ पर। साइबेरियन सारस यहाँ पर भारत में क्या करने आता है, प्रवास करने आता है, हनीमून मनाने आता है। पगला है ये, भारतीय लोग बाहर जाते हैं और ये ससुर कहाँ आता है, ये इंडिया आता है। लेकिन क्वेश्चन तो हमें याद ही रखना पड़ेगा, क्वेश्चन तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आ जाएगा तो हम इसको मना तो नहीं कर सकते कि भाई तुम काहे भारत आए हो, तुम काहे भारत आए हो, तुम भारत क्यों आए हो, हम तो नहीं कह सकते ना। इसका भी स्वागत करना पड़ेगा, तो स्वैग से करेंगे स्वागत, स्वैग से इसका करेंगे स्वागत। तो साइबेरियन सारस का घर कहा जाता है किसको, जो पहले भरतपुर नाम से जाना जाता था, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, जिसको आजकल हम लोग केवलादेव घाना पक्षी विहार कहते हैं, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो मैं आपको पहले लिख रहा हूं, पहले तो आप ध्यान रखिएगा, पहले भरतपुर, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन और छुपा हुआ है, राज यहां पर छुपा हुआ है। जब राज यहां पर आपको पता चलेगा तो आपको सही लगेगा कि हाँ हमने सही रखा, इसको याद रखा। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे भरतपुर वाइल्ड, भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी, ठीक है ना, भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी। इसका नाम वर्तमान में क्या है, इसका नाम वर्तमान में इसको क्या कहते हैं, वर्तमान में इसको कहते हैं केवलादेव। क्या बोलते हैं, केवलादेव। और केवलादेव घाना, केवलादेव घाना, और इसको ना भुलाना। केवलादेव घाना कहता है मुझे ना भुलाना, क्योंकि मैं हूं
साइबेरियन सारस का प्रवास स्थल, मैं हूँ साइबेरियन सारस का प्रवास स्थल केवलादेव घाना नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर हो जाता है, ये हो जाता है आपका, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में, राजस्थान, राजस्थान में हो जाता है। अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा सलीम अली का, नाम सुना होगा आपने सलीम अली का। सलीम अली को हम लोग वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का पक्षी मैन, पक्षी आदमी कहते हैं। बहुत ज़्यादा वर्ड्स के लिए फेमस है, वर्ड साइंटिस्ट के रूप में या वर्ड्स के अच्छी तरीके से जानकारी रखने वालों के रूप में उनको जाना जाता है। तो राजस्थान में जो केवलादेव घाना नेशनल पार्क है, जो कि पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य हुआ करता था, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, उसको हम लोग पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। मैं इसलिए सलीम अली का नाम ले रहा हूं क्योंकि सलीम अली नेशनल पार्क भी है, सलीम अली नेशनल पार्क भी है। और सलीम अली फेमस है किसके लिए, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में फेमस है, पक्षियों के लिए फेमस है। लेकिन उनको नहीं कहा जाएगा, यहाँ पर कहा जाता है जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है, जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि अब केवलादेव घाना हो गया है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं हेवेंस ऑफ वर्ल्ड, यानी कि पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। बताइएगा, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, पक्षियों के स्वर्ग के रूप में किसे जाना जाता है, तो पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है कौन, पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य या फिर केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य या फिर केवलादेव घाना नेशनल पार्क, साइबेरियन सारस का घर कहा जाता है। फिर आता है नेक्स्ट, हुलुक गिब्बन का घर। सारे घर याद रखिए, अपना घर बनाओगे जब इन सब घर को याद रखोगे ना, क्योंकि आप जब इन सबको पढ़ोगे तभी तो आपका सिलेक्शन होगा, और जब सिलेक्शन होगा दूसरों के घरों को याद करके तो फिर अपना घर बना लोगे, है ना। तो हुलुक गिब्बन का घर किसे कहते हैं, हुलुक गिब्बन का घर किसे कहते हैं, तो हुलुक गिब्बन के घर के रूप में जाना जाता है मानस, 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 मानस। और मानस तो नदी का भी नाम है, और मानस जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, तो ब्रह्मपुत्र तो नाम पड़ता है कहाँ पर, नाम पड़ता है, एक नदी है जिसको तिब्बत से अलग नाम से, अरुणाचल प्रदेश में अलग नाम से, इंडिया में जब असम, इंडिया में असम में अलग नाम से, अरुणाचल प्रदेश में अलग नाम से, और बांग्लादेश में पहुंचती तो अलग नाम से जानते हैं। तो हुलुक गिब्बन का जो घर है ये कहते हैं मानस को, किसे कहते हैं, मानस नेशनल पार्क को कहा जाता है। और जो मानस नेशनल पार्क है ये कहाँ पर मिलेगा, ये असम में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा आपको, असम में मिलेगा। और मानस को क्या किया गया है, मानस को यूनेस्को के द्वारा नेचुरल हेरिटेज लिस्ट में या नेचुरल हेरिटेज साइट्स में अपने शामिल किया हुआ है, यानी कि इसको हम लोग प्राकृतिक धरोहर कहते हैं, नेचुरल हेरिटेज साइट के रूप में इसको शामिल किया गया है। ये हो गया हुलुक गिब्बन का घर, किसका हो गया, हुलुक गिब्बन का घर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग दूसरों के घरों को पढ़ते हुए ऐसे चलेंगे ताकि अपना घर फिर बना सकें। अब एक और घर बहुत ज्यादा फेमस है, एक घर और कौन सा फेमस है, एक घर फेमस है एक सींग वाले गैंडों का घर। हमेशा पूछने वाला क्वेश्चन है, एक सींग वाला गैंडा। तो देखिए, आपने एक सींग वाला गैंडा तो देखा होगा, एक सींग वाला गैंडा, लेकिन आपने उसका नेटिव प्लेस यदि पूछा जाएगा तो एक सींग वाले गैंडे का घर कहाँ मिलेगा, एक सींग वाला गैंडा आपको नेटिव रूप से कहाँ मिलेगा, प्राकृतिक रूप से आपको कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको काजीरंगा में। कहाँ पर मिलेगा, काजीरंगा। और ये काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, ये है आपका, कहाँ पर है, ये है आपका असम में। कहाँ पर है, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी असम में हो जाता है, और ये भी यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज भारत में क्या है, प्राकृतिक धरोहर स्थल है, यानी कि हेरिटेज साइट, नेचुरल हेरिटेज साइट है, ठीक है। एक सींग वाला गैंडा का घर आपको मिल गया। अच्छा, बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है कि भारत में क्या कोई ऐसा भी पार्क है ना जो विश्व में जाना जाता है किसके रूप में, तैरते हुए नेशनल पार्क के रूप में। तो भारत का ही ना कहें तो अब कहें विश्व का, किसका कहें, विश्व का, ठीक है ना, किसका कहेंगे, विश्व का कहेंगे। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, वन एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन वर्ल्ड, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किसको कहेंगे, तैरता हुआ नेशनल पार्क। ये तो बहुत गजब है कि कोई पार्क भी तैर रहा है ना, ये तो बहुत गजब की बात है कि कोई पार्क भी तैर रहा है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क तो कौन सा है, तो भैया नाम तो देखोगे तो मजा आएगा आपको, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क।
जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है इसको कहा जाता है फ्लोटिंग नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए कि ये है कहाँ पर, केबुल लामजाओ है कहाँ पर, और जैसे ही आप इसको सुनेंगे शायद कुछ आपको ध्यान भी आए। ये है मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में। और मणिपुर का नाम लेते ही, मणिपुर का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक चीज और आई कि यहाँ पर तो एक झील भी है ना, जिसको तैरती हुई झील बोलते हैं। नाम है लोकटक झील। नाम क्या है? लोकटक झील। लोकटक झील को हम लोग कहते हैं तैरती हुई झील। लो भैया, फिर से गजब हो गया। अभी तो हम कह रहे थे कि नेशनल पार्क ही तैर रहा है, अब झील भी तैरने लगी। तैरने के लिए हम पानी में जाते हैं, यहाँ तो पानी ही तैर रहा है ना। तैरती हुई झील हो गई। ये क्या हो गई? तैरती हुई झील हो गई। अब दोनों को समझ लिया जाए कि तैर कैसे रहे हैं, ये फ्लोटिंग कैसे हो गए हैं। तो यहाँ पर मिलती है, जब आप घूमेंगे, जब आप क्या करेंगे, नेचर के करीब जाएंगे, मॉल और गार्डन इन सबको घूमने, कहीं पर कोई फिल्म सिटी घूमने के अलावा, कहीं शहरों में शॉपिंग सेंटर घूमने के अलावा यदि आपको नेचर के करीब जाएंगे तो फिर आप कभी यहाँ पर ही पहुँचिए, अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से पहुंचिए, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पहुंचिए, और फिर वहां पर देखिए कितनी ज्यादा प्राकृतिकता है। ये जैव विविधता के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो लोकटक झील को कहते हैं तैरती हुई झील, क्योंकि लोकटक झील में आपको मिलेगी क्या? तैरती हुई वनस्पति। अब बात बनती है, अब पानी में कोई वनस्पति तैर रही है, अब तो बात बनती है इस वाली जगह पर, यानी कि लोकटक झील में इतनी ज्यादा इसकी मात्रा है कि सब कुछ दिखता है कि वो जो वनस्पति है ना, वो सब तैर रही है। मतलब कि आपको गोले 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 में आपको ये वनस्पति दिखेगी, तैरती हुई वनस्पति, जिसको हम लोग नाम देते हैं फुमडी। क्या नाम देते हैं? फुमडी। तो अब यहाँ पर देखिएगा, तैरती हुई वनस्पति फुमडी सब मतलब बहुत अधिक मात्रा में एक झील में मिलती है, जिसको हम लोग लोकटक झील नाम दिए हैं, इसलिए वो बन जाती है तैरती हुई झील। क्योंकि तैरती हुई झील जो है वो किसके अंदर है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के अंदर है, इसलिए वो बन जाता है तैरता हुआ नेशनल पार्क। कुछ इसमें तैरने वाली बात नहीं है। ये पार्क भी तैरेगा क्या? झील भी तैरेगी क्या? है ऐसे होगा? हम लोग तैरने पानी में और पानी तैरने लगेगा ना। तैरती हुई वनस्पति फुमडी मिलेगी कहाँ? झील में, जो कि लोकटक झील है। अच्छा, झील तो आपने बहुत पढ़ी, लेकिन झील में आपने ये भी तो पढ़ा होगा कि कौन सी झील मृदु, या कौन सी झील ताजे पानी की झील है, या फिर फ्रेश वाटर लेक है, और कौन सी झील लवणीय झील है, सलाइन वाटर लेक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लोकटक झील की बात कर रहे हैं तो भैया ये है ताजे पानी की। किस पानी की झील है? ताजे पानी की। ताजे की जगह पर आप मृदु वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इसकी जगह पर आप स्वच्छ भी यूज कर सकते हैं, स्वच्छ जल है ना। इसकी जगह पर आप यूज करेंगे फ्रेश वाटर लेक। ताजे मृदु स्वच्छ जल की जगह पर इंग्लिश में वर्ड यूज होगा फ्रेश वाटर लेक। इसके अलावा कोई वर्ड यूज नहीं कर सकते इंग्लिश में। इंग्लिश इज अ वेरी पुअर लैंग्वेज, और हिंदी में उसके तीन तीन नाम आ रहे हैं। इंग्लिश में फ्रेश वाटर, और इंग्लिश में फ्रेश वाटर के अलावा हिंदी में देखिए ताजे मृदु स्वच्छ जल की क्या है? झील हो जाती है। तो ये विश्व का क्या हो जाता है? एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क हो जाता है। क्या हो जाता है? नेशनल पार्क हो जाता है। अच्छा, काजीरंगा से एक चीज अभी आपने ध्यान नहीं दी। काजीरंगा से एक चीज मैं यहाँ पर आपसे नहीं बता पाया। काजीरंगा से निकलती है नदी, या सॉरी, काजीरंगा से होकर प्रवाहित होती है नदी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी। आपको याद होगा कि कल मैंने आपको उत्तर पूर्व की पहाड़ियां पढ़ाई थी, नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन्स मैंने आपको पढ़ाए थे। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि असम में पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी? डाफला है, मिकिर है और बरेल है। तो ये जो है काजीरंगा, ये मिकिर पहाड़ियों से क्या है? घिरा हुआ है, और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से होकर जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से होकर जाती है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस हो जाता है। फिर बात आती है, आपको एक टर्म याद होगा शांत घाटी। आपको एक टर्म याद होगा शांत घाटी, याद है ना? शांत घाटी को हम लोग बोलते हैं साइलेंट वैली, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइलेंट वैली बोलते हैं। याद करिए कि साइलेंट वैली क्यों फेमस है? साइलेंट वैली इसलिए फेमस है, यह सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भारत का सर्वाधिक यानी कि मैक्सिमम यहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी इंडिया में। भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जैव विविधता वाला क्षेत्र, भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। गॉट इट? अब इसको भी नेशनल पार्क बनाया गया है, शांत घाटी नेशनल पार्क। शांत घाटी नेशनल पार्क कहां पर है? शांत घाटी नेशनल पार्क यदि लगा देंगे तो आंसर आपका बदल थोड़ी ना जाएगा। कहां पर है? केरला में है। कहां पर है? केरला में। आइए मैं आपसे थोड़ी सी और इससे बात कर लेता हूं आगे बढ़कर। केरल जो है ये
केरल जो है यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है, हमको पता है मलयालम भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलयालम भाषा बोलते हैं, मलयालम भाषा। आइए मलयालम भाषा के आपको कुछ शब्द सिखा देता हूँ, मलयालम भाषा के कुछ शब्द सिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मलयालम में एक वर्ड होता है चिट्टपन। क्या होता है? चिट्टपन या चिटप्पन। चिटप्पन बोलते हैं चाचा को। किसको बोलते हैं? चाचा को बोलते हैं। और कुंती या फिर कुंजमा, है ना, क्या बोलते हैं? कुंजमा। कुंजमा किसको बोलते हैं? कुंजमा बोलते हैं चाची को। किसको बोलते हैं? चाची को। और देखिएगा बोलते हैं अम्मू माँ। इससे तो आप समझ जाएंगे, अम्मू माँ, इससे तो आप समझ जाएंगे। अम्मू माँ किसको बोलेंगे? ये बोलेंगे माँ की माँ को, नानी को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? नानी को बोलेंगे। ऐसे ही नदियों के लिए, ऐसे ही नदी के लिए यहाँ पर टर्म यूज होता है जिसको आप बोलते हैं पुझा। क्या बोलते हैं? पुझा। नदियों के लिए टर्म यूज होता है पुझा, या आप क्या बोलते हैं? पुजहा। क्या बोलते हैं? पुजहा। आप याद करो कि पुझा या पुजहा ये कैसा शब्द है? पुझा या पुजहा ये मलयालम भाषा का शब्द है। और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है नदी। इसका मीनिंग क्या है? नदी। और ये कभी भी आपको कहीं पर भी मिल जाए पुजहा या पुझा, तो आप बोलेंगे मलयालम भाषा। कहाँ बोली जाएगी? केरल में। सीधे आंसर कर दोगे। जैसे कि सिंपली मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी नदी का नाम ना सुना हो लेकिन अब इतना पढ़ लिए हो, तो ये तो बता दो कि कुंती पुझा कहाँ मिलेगी और भरत पुझा कहाँ मिलेगी। अब आपने कहा पुझा मतलब क्या हुआ? नदी हुई। और नदी ये कहाँ मिलेगी आपको? पुझा के कारण ये केरल में मिल जाएगी, ठीक है। तो कुंती पुझा का संबंध है किससे? कुंती पुझा का संबंध है साइलेंट वैली से। किससे संबंध है? साइलेंट वैली से। साइलेंट वैली से कौन सी नदी होकर बहती है? कुंती पुझा नदी बहती है, ठीक है ना। पुझा या पुझा है। आपने सुना होगा शॉर्ट में पूजा या पुझा। जो लड़का है तो छोटा सा एक बोलता है कि पूजा कहाँ रही है? पूजा हमारे दिल में रही है। हम कहाँ रही भी? पूजा के दिल में रही हुए। और हमार लड़का कहाँ रही है? दोनों के दिल में रही है। वो पूजा नहीं है। ये पुझा या पुझा जो है ये मलयालम भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या है? नदी। शांत घाटी या साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ से होकर कौन सी नदी गुजरती है? कुंती पुझा नदी गुजरती है। और कुंती पुझा पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया या बनाने की बात की गई थी, बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया था। तो चूंकि यह बहुत ज्यादा जैव विविधता के लिए फेमस हो जाता है और जहां पर बहुत अधिक जैव विविधता होगी वहां पर यदि आप कोई भी प्रोजेक्ट लेकर जाएंगे, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो वहां की प्राकृतिकता को कहीं ना कहीं पर आप नुकसान पहुंचा रहे होंगे। तो ये वहां के लोगों को मुनासिब नहीं था। हम विकास नहीं लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अपनी जैव विविधता को नुकसान लेकर विकास लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर विदाउट नेचर जो है हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, कितना ही विकसित हो जाए। लेकिन नेचर को यदि हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो नेचर अपना जो रिवर्स इफेक्ट हम पर देगी ना, तो हम फिर उसको सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है? शांत घाटी यानी साइलेंट वैली नेशनल पार्क वाला हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ आपको नेशनल पार्क से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेशनल पार्क कौन कौन कहां कहां पर लोकेटेड हैं इन पर भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। आपको याद करा दूंगा कि कौन सा नेशनल पार्क कहां पर है। यदि हम लोग लगातार लाइन से पढ़ेंगे तो फिर याद रखना आसान हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।